ओके, अभी कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर थोरेक्स से स्टार्ट किया हमने, कल आपको बताया। थोरेक्स में बेसिकली 4 मेन रीजन्स आपको करने हैं, उसको 4 हिस्सों में आप बांट दें। एक तो है थोरेसिक वाल। उस वाल में मेरी पहली क्लास जो थी, मैंने कल एक्सप्लेनेटरी वो मैंने अपलोड की हुई थी, आपको भेजी थी मैंने। इस क्लास के अलावा जो हमने लाइव की यहाँ पर, और एक क्लास पहले की जो तैयार शुदा थी वो मैंने आपको भेज दी। वो भी आप साथ साथ करें ताकि वाल्स वाला चैप्टर आपका जो है ना वो वहाँ से कंप्लीट हो जाए, और वहाँ जो डिफ़िकल्टी हो हम यहाँ सॉल्व कर लें, ताकि थोड़े से वाल में हमें कोई ज़्यादा टाइम ना लगे। क्योंकि हम बोन को पकड़े बैठे हुए होंगे ना, हमारी उन्होंने देखी ना यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स की आदत होती है, जहाँ बोन्स शुरू हो जाते हैं वो बोन्स को जो पकड़ते हैं तो छोड़ते ही नहीं है बोन्स को, वो चलता रहता है। थोरेक्स में आखिरी लम्हे तक आपको रिब हाथ में होती है और वर्टिब्रा हाथ में होता है, वो बहुत सारे उसके सॉफ्ट टिश्यू आप अंदर जाके देखें तो आर्गन्स कितने हैं। हार्ट खुद एक बहुत बड़ा आर्गन है, उसके साथ लंग्स हैं, लंग्स के बाद कोई तकरीबन को 15-16 और मीडिया स्ट्रीम स्ट्रक्चर्स हैं। तो उसको छोड़ के पहले थोड़े से वाल्स को, तो वाल्स की 4-5-6 जो वीडियोज़ हैं वो इन दोनों में एक एक करके मैं थोड़ा एडिट करके सेट करके भेजता रहूँगा। कल उसकी मैंने पहली वीडियो भेजी थी, आज उसकी दूसरी भेजूँगा इसके साथ। तो देयर विल बी 2 वीडियोज़ एवरी डे, एक वो जो हम लाइव यहाँ करते हैं और एक वो जो पहले की रिकॉर्डेड है। वाल्स आप वहाँ से करें, इससे ज़्यादा वाल्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। और कल या परसों इंशाल्लाह इसका कोशिश मैं करूँगा कल रात तक, लेकिन परसों वाली जब क्लास आप करेंगे तो उसमें मैं आपको मैनुअल दे दूँगा, या अगर सुबह को तैयार हो गया तो फिर मैनुअल फ़ोन कर दूँगा। अब आप जाके फोटोस्टेट वालों जिसके साथ आप हैं आपका सिलसिला, तो आप उसके पास रख दीजिएगा, वो कॉपीज़ कर लेगा वहाँ पर, तो सैटरडे को ही मिल जाएंगे आपको। और वो जो मैनुअल जहाँ दे ना, एक तरह से ये समझ लो कि जो मैनुअल में अपर लिम का मैनुअल 180 पेजेस का है, 180 पेजेस का, और अभी जो आएगा वो भी 110 पेजेस हैं उसमें। ऐसा लोअर लिम का भी इतना ही होगा। तो मिलाओ अगर इसको ये सारा मिलाएं तो 500 पेजेस से ज़्यादा, बल्कि 600 पेजेस सिनेल में नहीं है, ये 2-3 रीजन्स मिलाएं तो उसको आप कंप्लीटली समझें अच्छे तरीके से। बस वो अच्छे तरीके से समझें कि मैं देखूंगा कौन सा क्वेश्चन आप वहाँ नहीं कर पा रहे हो। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाएँ, बस ये है कि वहाँ कुछ समझ नहीं पाएंगे तो ये और बात है, और ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। अगर 40-50 क्वेश्चन है, उसमें 10-12 ऐसे हैं जो नहीं समझ में आते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, बाकी तो आ रहे होंगे। और उनमें भी अगर आप थोड़ा सा गैस वर्क करोगे तो एक आध तो उसमें भी पकड़ ही लेंगे क्वेश्चन। तो जनरली आप यहाँ पे देखो कि इसी के साथ जो मैंने बताया, पहला थोरेसिक वाल, और थोरेसिक वाल के बाद जो दूसरा एरिया है वो उसके अंदर जैसे हम गए थे वो था मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम मल्टीपल स्ट्रक्चर्स देखेंगे आप, लेकिन साथ में आप उन मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर्स में जो सबसे मेजर स्ट्रक्चर है वो है हार्ट, और उसके बाद जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं कोई 15 के करीब, छोटे छोटे, कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, जिसमें से कुछ ट्यूब्स हैं जैसे ट्रेकिया और इसोफेगस बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेकिया तो लंग के साथ ही हो जाता है। कुछ डक्ट्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से डक्ट। कुछ आर्टरीज हैं मेजर जो जैसे ग्रेट वेसल्स में आती हैं, कुछ आर्टरीज, और आर्टरीज में कुछ आर्टरीज माने एओटा में असेंडिंग है, फिर आर्च है, फिर डिसेंडिंग एओटा है। ये हार्ट से रिलेटेड है, इसलिए हार्ट का करना ज़रूरी है इससे पहले। और कुछ वेन्स हैं जैसे पल्मोनरी ट्रंक है, उसके साथ 2 पल्मोनरी वेन्स चली गई, फिर 4 पल्मोनरी वेन्स हैं, वो पल्मोनरी आर्टरी है, ट्रंक है पल्मोनरी ट्रंक, वो 2 पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड हो गया, या 4 पल्मोनरी वेन्स हैं जो लेफ्ट एट्रियम में आएंगी, इसके लिए भी हार्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से इंफीरियर वेना के बाद तो खैर हार्ट में थोरेक्स में आती ही नहीं है, लेकिन सुपीरियर वेना के बाद है, साथ में ब्रेकियोसेफेलिक वेन लेफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करनी है। उसके साथ आर्टरीज के अलावा फिर आप इंटर हो जाते हैं फिर लिम्फेटिक्स में, तो लिम्फ नोड्स इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ वो जो ग्लैंड है जिसको इंटीरियर मीडियास्टिनम में ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है सवा एक आध चीज़ के, वो थाइमस है। थाइमस आपको करना पड़ेगा क्योंकि थाइमस से रिलेटेड कुछ डिजीजेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसके बारे में बताऊँगा। तो वो थाइमस के बारे में, तो ग्लैंड है जैसे बताया ना, न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स होते हैं, क्या कंटेंट्स क्या होते हैं न्यूरोवेस्कुलर बंडल्स, कोई मसल, कोई ग्लैंड, कोई डक्ट, कोई ट्यूब वगैरह, यही 8 कंटेंट्स हैं। उन्हीं को आप देखेंगे तो यहाँ पे जैसे नर्व्स हैं, तो नर्व जो वाल्स में रन कर रही हैं वो तो है स्पाइनल नर्व्स, वो तो इंटरकास्टल नर्व्स हैं,
वो नहीं जो अंदर आ रही है। अंदर वैसे स्पाइनल नर्व भी आती है अंदर, ये वायर्ड स्पाइनल नर्व प्रोबेबली पूरे कायनात में जो कैविटी के अंदर भी चली जाती है, इसलिए क्योंकि डायफ्राम बीच की पार्टीशन है और वो स्केलेटल मसल है, उसको स्पाइनल नर्व में सप्लाई करना होता है, तो फ्रेनिक नर्व अंदर जाती है। तो फ्रेनिक नर्व वो आपको करनी है। उसके साथ साथ है वेगस नर्व, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वायर्ड क्रेनियल नर्व है। ये दो नर्व्स इतनी यूनिक हैं, तो पूरा जब आप जहाँ देखोगे ना तो ये वायर्ड क्रेनियल नर्व है जो यूँ समझ लो कि नेक के मिडिल से नीचे अलाउ है कि वो जा सकती है। कोई क्रेनियल नर्व इस लेवल से नीचे नहीं आती, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे तक यहाँ तक कोई जा सकती है, वो भी ग्लासोफरेंजियल नर्व, इससे 20 सारी नर्व ऊपर रुक जाती है। फिर ये नहीं आप कहना कि एक्सेसरी नर्व है वो ट्रेपेजियस को सप्लाई करती है, वो खेल अलग है, वो एक्सेसरी है, वो इजाफी है, उसके असलूब कुछ डिफरेंट है। वो एक तरह से क्रेनियल नर्व हो गई है हादसाती तौर पे, तभी तो उसका नाम है इजाफी नर्व। खुद ऐसे पागल थोड़ी है उन्होंने ऐसे रखा होगा नाम। एक अच्छी खासी क्रेनियल नर्व का नाम रखेंगे कि ये इजाफी नर्व है। किसी घर के मेंबर को कहें हम कि आप इजाफी मेंबर हैं इसके, तो ये सबसे ज़्यादा बेइज्जती क्या होगी। तो यहाँ एक अच्छी खासी क्रेनियल नर्व की इस तरीके से नहीं कहेंगे इजाफी नर्व, तो वाकई इजाफी है, वो आपको दिखाएंगे ये। लेकिन जब आप पढ़ लेंगे ना उसको, तो उसको आप एक्सेसरी से ज़्यादा उसका नाम नेसेसरी न रखते हैं आप, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नर्व है। तो यहाँ ये नर्व भी यहाँ पे देखेंगे, और साथ में कुछ और भी सिंपैथेटिक। अब जब सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में वेगस वगैरह आप देख रहे हो, तो सिंपैथेटिक में भी आपको नजर आएगा कुछ सिंपैथेटिक स्ट्रक्चर्स। वो फिर सिंपैथेटिक चेन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि इस जगह पे आप देखेंगे वो ग्रेटर लेसर और लीस्ट स्प्लेनिक नर्व्स वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको जहाँ समझना होगा, क्योंकि इसको सिर्फ ऐसे नामों से याद करना ये तरीका है नहीं, ये आगे से फिर बहुत परेशान करेगा। तो उस चीज़ को जड़ से पकड़ो। स्पाइनल नर्व अगर करते हो तो स्पाइनल नर्व को बाहर से ना करो, स्पाइनल नर्व को जड़ से पकड़ के स्पाइनल कार्ड से ले आओ उसको दबोच के, और पता चलेगा ये कहाँ है, इसकी सेल बॉडी कहाँ है। नर्व की अपनी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, असल इंपॉर्टेंस है उसके सेल बॉडीज की। तो सेल बॉडीज किधर है? असल चीज़ है आपकी बॉडी की, आपके बाजुओं और इनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन असल चीज़ ये है पहले ये तो बने बाद में ये बनेंगे ना, ऐसे तो नहीं होता है। ऐसे हो सकता है कि ट्रंक और ये सारी चीज़ें आ जाएं, आर्म्स ना हो, ऐसा हो सकता है। तो असल चीज़ वो बॉडी है, ये तो नहीं हो सकता कि आर्म्स ये डिलीवर हो जाए बॉडी हो ही ना, ये पॉसिबल ही नहीं। असल चीज़ है सेल बॉडी, तो सेल बॉडी के प्रोसेसेस होते हैं, उन्हीं से बंच बना के आप बनाते हो नर्व्स। असल चीज़ वहाँ है, सारी एक्टिविटी उस सेल बॉडी में। वो कहाँ है उसको देखना होगा, सेंसरी बॉडी। तो ये यहाँ से पकड़े ताकि आइडिया हो आपको कि वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर्स में आती हैं, लेकिन उस मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर्स के अंदर जो सबसे बड़ा मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर है वो ये है जो मेरे हाथ में है इस वक्त, दिस इज द हार्ट। और हार्ट में आप यहाँ पे देखें कि ये मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर, जब आपने यहाँ पे देखा कि आप जब डायफ्राम पे आते हैं तो ये डायफ्राम आप देखेंगे, डायफ्राम इस तरीके से डायफ्राम करेंगे, डायफ्राम इज अ पार्ट ऑफ बॉडी वॉल, ये इस तरीके से। ये डायफ्राम का जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम कहते हैं। इस सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम में यूं समझ लो कि यहाँ से ये जो सेंट्रल पार्ट हमने 20% लिया होता है, ये मीडियास्टिनम है, क्योंकि मीडियास्टिनम का फ्लोर जो है वो बनाता है सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। ये मस्कुलेचर नहीं है, मस्कुलेचर साइड से है। ये जितने भी मसल्स यानी मस्कुलेचर जितना भी है वो जो बोन से ओरिजिन ले रहा है वो आके सेंट्रल टेंडन में इंसर्ट हो रहा है, क्योंकि सेंटर में हमारे पास कोई बोन नहीं है, स्केलेटल मसल है। बोन से ओरिजिन लिया तो बोन पे ही इंसर्शन होनी चाहिए थी ना इसकी। बोन से ओरिजिन ले लिया, कौन सा बोन? वो जो चारों तरफ से आपका बोन बन रहा है, बोन अवेलेबल है। कौन सा बोन अवेलेबल है? यहाँ से अगर जाएं तो आगे से ज़िफाइड प्रोसेस, ज़िफाइड प्रोसेस के साथ यहाँ जाओगे तो कास्टल कार्टिलेज नंबर 9 या 8, थोड़ा नीचे जाओगे तो कास्टल कार्टिलेज 7, क्योंकि 7 8 के साथ है, और सारी 7 के साथ 8 है, फिर 9 है, फिर ये 10 है। यहाँ पर आपका कास्टल कार्टिलेज पे आपका हाथ लगेगा, और ये वो रिब्स जो डायरेक्टली स्टर्नम के साइड पे नहीं अटैच होती वो फॉल्स रिब्स कहलाती है। ट्रू वो होती है जिनको अपना पर्सनल कास्टल कार्टिलेज होता है, और जिस तरह से पहुंच ही नहीं पाती वो फ्लोटिंग रिब्स है, और वो होती है आपकी लास्ट 2 11th एंड 12th। तो आपका हाथ जब यहाँ लगेगा तो ज़िफाइड प्रोसेस, और थोड़ा यहाँ आएंगे तो 8, फिर ऐसे होगा तो 9th, फिर ये 10th, फिर 10 के बाद ये इस तरीके से 10th, और उसके बाद आएगी क्या 11th का टिप लगेगा आपको, उस पर थोड़ा सा कार्टिलेज होता है जो बाद में बोन बन जाता है। उसके बाद फिर उसका लोअर बॉर्डर आएगा तो फिर 12th आएगी, क्योंकि ये से ये 11th लगेगी आपको ऐसे, और 12th थोड़ी सी शार्ट होती है उससे, तो यहाँ से उसके बाद 12th का लोअर बॉर्डर जब आ जाएगा तो पीछे आ जाएगा फिर आपका 12th का थोड़े से वर्टिब्रा का लोअर बॉर्डर, और ऐसे ही फिर आते गए तो फिर सेम चीज़ फिर फ्रंट तक आ जाएगी।
तो ये पूरा जो आप इस तरीके से ये ले रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं कास्टल मार्जिन। इसका मकसद ये हो गया कि इससे जब मैं ऊपर से थोरेक्स से एब्डोमेन में हाथ डालूंगा तो ये मेरा एपर्चर बन जाएगा, जिसको कहते थे थोरेसिक आउटलेट। लेकिन अब क्योंकि थोरेसिक आउटलेट कुछ लोग ऊपर वाले को भी कह रहे थे, तो इसका नाम डाल दिया हमने इंफीरियर थोरेसिक अपर्चर, जबकि हमने उसका नाम डाला था सुपीरियर थोरेसिक। अब आउटलेट इनलेट ये चलो ऑब्सोलीट हो गया, अब छोड़ दो उसको। तो ये यहाँ पर है, और इस जगह पर पार्टीशन लगानी है आपको। और जब पार्टीशन आप सीधी लगाएंगे तो फिर सीधी होगी तो ऐसे आएगी, क्योंकि ज़िगज़ैग प्रोसेस यहाँ है और 12th थोरेसिक वर्टिब्रा, ज़िगज़ैग प्रोसेस यहाँ है तो 12th थोरेसिक वर्टिब्रा काफी नीचे आएगा। ये ऐसे ऐसे स्ट्रेट ऐसे नहीं होगी, ये डोम लाइक होगी। इसका मकसद ये होगा कि यहाँ से ओरिजिन लेके कहाँ आएगी, इनटू द ज़िगज़ैग प्रोसेस। इसका मकसद है कि ज़िगज़ैग प्रोसेस पे अटैचमेंट है। उसके बाद साइडें जो है, ये यहाँ से ओरिजिन, ये पूरा जब आप यहाँ से ये देखिए सर्किल है पूरा, आगे की दीवार है, साइडों की है, पीछे और पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, दो तरफ से आपकी मसल्स है। और जहाँ से ये है आगे ज़िगज़ैग प्रोसेस होगा, ये ऑल अराउंड ये क्या होंगी मसल्स आपकी रिब्स। कितनी रिब्स को यूज करोगे, लास्ट वाली को नहीं करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 6 रिब्स को यूज। और यहाँ से एक एक रिब के इनर सरफेस से हम एक एक स्लिप उठाते जाएंगे। तो कौन सी से 7 आप 12 से, फिर आपके 11 से, फिर वो उसकी तरीके से 10 से, और इस तरीके से ये रिब्स के इनर सरफेसेस से उठेंगी क्या, ये स्लिप्स ऑफ द डायफ्राम, यहाँ से भी और दूसरी तरफ से भी। और ये सब कहाँ आएंगी, सेंटर में। तो फिर सेंटर में कोई बोन दोगे तो उसको अटैच करेंगे, स्केलेटल मसल है, नहीं है हमारे पास बोन, हम सेंटर में कौन सा बोन हम खड़ा कर देंगे। और जब सेंटर में कोई बोन नहीं होता है ना, तो ये आइडेंटिकल जो मस्कुलेचर होता है ये आपस में मर्ज हो जाता है। हमें पता है ना कि मसल के बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, फाइब्रस और फ्लैशी। तो फाइब्रस वो होता है जहाँ से ओरिजिन लेता है और यहाँ जहाँ इंसर्ट होता है, और फ्लैशी वो होता है जो बीच की बेली होती है। तो स्टार्ट जैसे हुआ थोड़ा सा फाइब्रस था, उसके बाद ये फ्लैशी आया और बाद में फाइब्रस बन रहा है ना। और जगह जब ज़्यादा मिलती है तो वो जो फाइब्रस टिश्यू होता है वो रस्सी की तरह नहीं होता। जहाँ जगह कम होती है तो वहाँ पर वो जो फाइब्रस इंसर्शन होती है वो आपको पता है रस्सी की तरह हो जाता है, तो इसका नाम पड़ जाता है टेंडन। लेकिन अगर जगह ज़्यादा बड़ी हुई ना तो ये टेंडन जो है आपका ऐसे क्रश करके ऐसे शीट कर दो उसको, नाम पड़ जाता है इसका एपोन्यूरोसिस। तो ये नाम है सिर्फ, वरना मसल की वो जो ओरिजिन। तो इसका मकसद है कि जब यहाँ आएगा आपका मस्कुलेचर तो आगे जगह काफ़ी मिलेगी ना उसको, कहाँ पर, सेंटर पे। तो ये सब मस्कुलेचर जब इस तरीके से आपस में आके मर्ज होगा ऐसे लाइक दिस, तो वो फाइब्रस के साथ मर्ज हो जाएगा। तो क्या टेंडन वाइज कि शीट लाइक, तो शीट को मैं कहूँ ना एपोन्यूरोसिस, क्या कहूँ, सेंट्रल एपोन्यूरोसिस कहूँ कि नहीं, कहना चाहिए या नहीं, कि इस डेफिनेशन के हिसाब से कहते नहीं, उसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। टेंडन ऐसे होता है, ये शुरू से पढ़ाया गया है, टेंडन रस्सी की तरह होता है। लेकिन ठीक है, वो लोग कह रहे हैं कि ये एपोन्यूरोसिस है, लेकिन तुम कहोगे इसको टेंडन, ठीक है आपकी मर्जी, हम भी कहेंगे टेंडन, कोई मसला नहीं हमारे। हमें क्या है, इसके लिए हमें कोई और भी नाम दे दो तो हम कोई भी नाम डाल देंगे, हमें कौन सा, कोई जिद नहीं करनी, ये टेंडन होगा, ठीक है आपका टेंडन है, हमारे लिए भी टेंडन है। हालांकि ये टेंडन है क्या, ऐसे टेंडन पढ़े हैं आपने कभी, ऐसे शीट की तरह टेंडन एपोन्यूरोटिक है, तो लेकिन हम कहेंगे उसको सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। और ये सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम ये होगा, और इत्तेफाक से वो सेंटर में होने की वजह से मीडियास्टिनम का फ्लोर बन रहा होगा, जो यहाँ पर आप देख रहे हो। तो ये मीडियास्टिनम का फ्लोर है। ऊपर आप देखेंगे क्या, वो ऊपर आप देखेंगे सेंट्रल पार्ट ऑफ द इनलेट, सेंट्रल पार्ट ऑफ सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर, रोज का रूफ होगा। और बीच में हमने डाला था हॉरिजॉन्टल प्लेन जो आपके एक्सटर्नल लेवल से गुजरा था, तो नीचे उसका इंफीरियर मीडियास्टिनम, ऊपर सुपीरियर। और इस इंफीरियर मीडियास्टिनम में सेंटर पे हम ऐसे सीट बना के उसको बिठा रहे हैं, उसको हार्ट को, और हार्ट यहाँ विराजमान हो गया। अब वो हार्ट ऐसे नहीं बैठा हुआ है, सिर्फ वो हार्ट उसके अंदर अपनी एक शीट में है। एक्चुअली वो पहले शीट बनाएंगे आप, हार्ट उसमें बाद में डालेंगे। पहले वो बोरी बनाए उसकी फाइब्रस टिश्यू की, और वो फाइब्रस टिश्यू कहाँ से उठाएंगे, वो फाइब्रस टिश्यू आप यहाँ से उठाओगे सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम से, कुछ इस तरीके से उठाएंगे आप उसको कि ये इसके साथ इंसेपरेबली ब्लेंडेड होगा, यानी समझ लो कि ये थिक फाइब्रस टिश्यू है ये, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। और ऐसी चीज सिर्फ हार्ट को दी गई है, ऐसी चीज और किसी को नहीं। हार्ट थोड़े से कैविटी के अंदर एक अलग से कैविटी बना के बैठा हुआ है, वो बोनी नहीं है, फाइब्रस है। और ये है आपका फाइब्रस, इसका क्योंकि हार्ट के पेरिफेरी में है तो इसका नाम है पेरिकार्डियम। ये फाइब्रस पेरिकार्डियम, लेकिन ये फाइब्रस पेरिकार्डियम है जैसे आपके वो सीरस, जिसको मैंने आपको लास्ट टाइम पिलिरा बताया था, और पिलिरा में आपको बताया कि विसरल पिलिरा था और रिफ्लेक्ट होकर पैराइटल बन गया था, बीच में स्पेस आ गई थी। ऐसा पेरिकार्डियम भी है इसके पास, विसरल भी और पैराइटल भी, और उसके बीच में पेरिकार्डियल
कैविटी, स्पेस नहीं, यहाँ पर कैविटी में इसलिए रुका मैं, क्या कहते हैं ये कैविटी, यहाँ उसको कैविटी कहते हैं। पहले उसको प्लूरल कैविटी कहते थे, लेकिन बाद में पता है पोटेंशियल स्पेस है उसमें, है ही कुछ मिला के कोई 10-15 ml फ्लूइड, उसको कौन सी अब क्या इसको कैविटी कहें, इसमें होता है 50 ml फ्लूइड, इसलिए इसको कहते हैं प्लूरल कैविटी, सॉरी पेरिकार्डियल कैविटी, इसको पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। तो पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर भी हम देखेंगे कि एक इसका विसरल और एक इसका पैराइटल लेयर, और बीच में पेरिकार्डियल कैविटी, उसके अंदर फ्लूइड मौजूद होगा। लेकिन उससे भी पहले जो चीज मौजूद होगी जो किसी के पास नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ और चीजें हैं। जैसे लंग के पास कहेंगे नहीं है भाई, लंग को थोड़ी सी केज थी, उसको और भी चाहिए क्या, वो बाहर उसका एंडोथोरेसिक फेशा ये वो पड़े हुए हैं, थोरेसिक वाल ये, उसको और भी क्या फाइब्रस पेरिकार्डियम चाहिए क्या उसको। यहाँ इसके पास सेंटर में कुछ नहीं है, साहब में सॉफ्ट टिश्यू बैठे हुए हैं, तो इसको एक कवर आपको देना है। बोनी कवर नहीं दे सकते हम, चलो फाइब्रस ही दे दो, इतना टफ फाइब्रस दे दो, इसका नाम पड़ जाएगा फाइब्रस पेरिकार्डियम, दिस विल बी कॉल्ड फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम है। ठीक है जी, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम आपका सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम के साथ इनसेपरेबली ब्लेंडेड है। इनसेपरेबली ब्लेंडेड का मकसद है कि अगर मैं इसको खींचने की कोशिश करूं और जोर दूं तो ये सेंट्रल टेंडन को भी अपने साथ लाएगा, ये इतना इनसेपरेबली ब्लेंडेड, वेल्डेड है, यूं समझो वेल्डिंग है एक तरह से। ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे थोड़ा साफ करके इसको निकाल लूंगा, नहीं, ऐसे खींचूंगा, ऐसे सेंट्रल टेंडन में हाथ में जाए, इतना बड़ा होल होगा डायफ्राम में, ये उसके साथ ही खींच के आ जाएगा। इनसेपरेबल ब्लेंडेड है ये, ऐसा नहीं, इनसेपरेबल ब्लेंडेड चीजें तब होती हैं जब उनकी डेवलपमेंट सेम होती है, इसकी डेवलपमेंट भी सेम नहीं है। फाइब्रस पेरिकार्डियम कहीं और से आता है, सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम वो तो मशहूर सेप्टम ट्रांसवर्सम से बनता है, और वो बिल्कुल अलग चीज़ है, वो साइडों से आएगा, वो उसको फ्रेनिक नर्व खींच के लाएगी, उस तरीके से जब मिलाएगी तो एक अलग से ही फाइब्रस पेरिकार्डियम, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। डेवलपमेंटली ये दोनों एक जैसे नहीं है, एक चीज़ से नहीं आते हैं, लेकिन शुरू से ही क्योंकि हो जाते हैं तो ब्लेंड हो जाते हैं। क्योंकि आपका ये देखें, ये मेडिबल एक जगह से आया, ये मेडिबल दूसरी जगह से आए दूसरी जगह से, लेकिन क्योंकि ब्लेंड बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसलिए कोई ज्वाइंट वाइंट नहीं बनाते उस जगह पर, वो ब्लेंड हो गया, ब्लेंड होकर वेल्ड हो गया एक तरह से। ये आपका फ्रंटल बोन है, फ्रंटल बोन ये है, ये हालांकि हाफ आया होगा ना, सिंगल बोन है, हालांकि ये सिंगल बोन है, एक बोन है, एक बोन सेंटर से तो नहीं आया होगा, आधा इधर से आधा इधर से, क्योंकि बहुत जल्दी ही ये आपस में मिल जाते हैं, तो बीच में कोई ज्वाइंट नहीं रहता, कभी कभी रहता है, लेकिन मोस्टली जब बच्चा पैदा होता है तो ये सिंगल बोन की तरह होता है, निशान भी नहीं होता कि ये दो जगहों से आ गए। तो ये इनसेपरेबली ब्लेंडेड है, ये कभी भी इसकी डेवलपमेंट सेम नहीं है, एक कहीं और से आया, एक कहीं, लेकिन इतना जल्दी मिल गए हैं डेवलपमेंट के दौरान कि अब इसको आप जुदा नहीं कर सकते। और इसके अंदर आपको बिठाना है हार्ट को, और इसके अंदर जब आप हार्ट को अंदर आप लेके जाएंगे तो हार्ट आप अंदर बिठाएंगे, लेकिन हार्ट को बिठाएंगे अंदर, लेकिन हार्ट को पहले देंगे उसका एक और पेरिकार्डियम, जो उसका अपना पर्सनल पेरिकार्डियम होगा, जो उसके ऊपर, जैसे ना ये शर्ट है तो ये शर्ट है, लेकिन हमारी अपनी स्किन भी तो है ना, ये तो हमारे बॉडी का हिस्सा है, तो वो एक तरह से इसका बॉडी का हिस्सा है, एक तरह से देखा जाए तो फुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर, और इसकी शक्ल मैंने ऐसी बनाई है कि ये सिर्फ हार्ट को पनाह नहीं देगा, ग्रेट वेसल्स को भी दे देगा, पूरे को नहीं, उसके इनिशियल पार्ट्स को। ये देख रहे हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या सिर्फ हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है कि उसके इनिशियल पार्ट्स ऑफ ग्रेट वेसल्स को भी, रूट्स ऑफ द ग्रेट वेसल्स को। कौन से ग्रेट वेसल्स? जो हार्ट से मुंह निकाल के ऊपर जाते हैं या उसके अंदर आते हैं। कौन आता है सुपीरियर वेना के बाद। जाता कौन है? दो आर्टरियां, एक जिसमें ऑक्सीडेटेड ब्लड है, एक जिसमें डीऑक्सीडेटेड है, एक एसेंडिंग एओर्टा, एक पल्मोनरी ट्रंक। ये सारे इनके रूट्स को ये बांध के रखेगा, और जब बांध के रखेगा इनको, तो क्या अकेला यही है? नहीं भाई, अकेला ये तो है ही, लेकिन उसकी अपनी स्किन भी तो है ना, यानी उसका अपना पेरिकार्डियम भी है, और वो सीरस है, वो ही है जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ है, जैसे पेरिटोनियम था, जैसे प्लूरा था। रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो जगह पे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, एक है सीरस तो नहीं, उसको हम कहते हैं प्लूरा, और दूसरा है एल्वियोलार, दूसरा एल्वियोलार। ये दो जगहों पे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है लंग के अंदर। और ये आप यहाँ पे देखें, ये आपका हार्ट है। अब हार्ट के ऊपर आप चढ़ाएंगे क्या? पेरिकार्डियम। कौन सा? एक तो जो हार्ट के ऊपर बिल्कुल चिपका हुआ होगा इसके सरफेस के साथ, सिर्फ इसके साथ कि ग्रेट वेसल्स के रूट्स के साथ भी, ठीक है। और यहां जब रुकेगा तो क्या करेगा? ये यहां से रिफ्लेक्ट होगा। अब रिफ्लेक्ट हो गया, अब किसको लाइनिंग देगा अंदर से? फाइब्रस पेरिकार्डियम।
और ये अब जो मैं डॉट डॉट लगा रहा हूं ये फ्लूइड है। कौन सा? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड है और इस पेरिकार्डियल फ्लूइड में 50 ml आपका फ्लूइड यहाँ पड़ा हुआ है। ये क्या करेगा, जैसे हार्ट कंट्रैक्ट करके रिलैक्स करेगा तो इसको कुशन प्रोवाइड करेगा, एक वाटर बेड जैसे होता है। ये बेसिकली था ऐसे, ये ऐसे था, हार्ट ऊपर से आया, जब ऊपर से आया तो इसको इमेजिनेट किया तो ऐसे आ गया ऐसे, और ये हार्ट अंदर आ गया। ये ऐसे आते हैं, ये फ्लूइड के अंदर नहीं जाते। फ्लूइड इस पेरिकार्डियल फ्लूइड में हार्ट गीला नहीं होगा, हार्ट मॉइस्ट नहीं होगा उसकी सरफेस। क्यों? क्योंकि वो अब डबल बेड। तो ये बलून था, बलून में कोई बैठ जाएगा, बलून अगर पानी से भरा हुआ हो और आप बलून के अंदर बैठ जाएं, अगर बलून फट ना जाए तो आपको कम से कम पानी नहीं लगेगा उसका। लगेगा क्या? नहीं। एक वाटर बेड है, उसमें पानी भरा हुआ है, वाटर जेल भरी हुई है, आप उसके अंदर बैठ गए तो वो जेल आपको नहीं लगेगी, लेकिन वो बेड फ्लैट भी नहीं रहेगा, वो अंदर इस तरीके से चलो। ये ऐसे ही साइनेबल जो आपकी शीट्स होती है ना, जो अटेंडेंस की, वैसे ही होती है। ये तरीके का आप समझ लो, क्योंकि हमें लुब्रिकेशन देनी है, हमें गीला नहीं होना, हमें लुब्रिकेट करना, तो लुब्रिकेशन मिल जाएगी आपको। तो ये है यहाँ पर। तो इसका मकसद है कि क्या फिर पेरिकार्डियम तो दो टाइप का हो गया। एक वो जो रेड कलर का मैंने यहाँ दिखाया, ये है क्या? फाइब्रस पेरिकार्डियम। और जो अभी ये दो लेयर दिखाए मैंने आपको, ये है सीरस पेरिकार्डियम, सीरस वाटरी, जिसमें वाटरी सीक्रेशन आएगी, सीरस पेरिकार्डियम। ये बिल्कुल वाटरी सीक्रेशन होती है, इतनी ज्यादा लुब्रिकेशन नहीं है, लेकिन ये एक वाटर बेड टाइप है। वाटर में लुब्रिकेशन नहीं होती, लेकिन वो एक कुशन प्रोवाइड करता है। और इस सीरस पेरिकार्डियम के दो लेयर हो गए, एक जो चिपका हुआ है मायोकार्डियम के साथ वो विसरल, और वो जो रिफ्लेक्ट हो गया फाइब्रस के अंदर है वो पैराइटल, और बीच की स्पेस का नाम पेरिकार्डियल कैविटी। तो ये जो विसरल है जो यहां लगा हुआ है, उसके अंदर फिर क्या होगा? मायोकार्डियम। और अच्छी खासी ये थिक लेयर होगी मायोकार्डियम की, और उसके अंदर ब्लड होगा। तो ब्लड तो अगर ऐसे मैंने बताया तो ब्लड तो फिर मायोकार्डियम को टच ही करेगा। फिर तो अगर ब्लड अंदर डाल दिया तो क्या टच नहीं करेगा? इस हालत में क्या टच करेगा कि नहीं करेगा? जहां ब्लड लगाया तो मायोकार्डियम को टच करेगा। मायोकार्डियम को टच किया तो फिर तो मायोकार्डियम एपिथेलियम हो गया। तो इसका मकसद है कि मायोकार्डियम को टच नहीं करेगा। इसका मकसद है कि तुम्हें एपिथेलियम लगाना है यहाँ पर, तो एपिथेलियम लगाना। इसका नाम एंडोकार्डियम। ये एपिथेलियम है, और ये अगर ब्लड वेसल्स में चला गया ना ये, तो जाहिर उसके साथ कंटिन्यूस होगा, तो उधर उसका नाम एंडोकार्डियम नहीं होगा, वो कार्डियम थोड़ी, वो हार्ट, उसका नाम एंडोथेलियम। तो ये एंडोथेलियम इस तरीके से यहाँ पर, और ये एंडोकार्डियम। और उसके बाद जो मायोकार्डियम है, जाहिर है ये भी उसके मस्कुलेचर ऑफ द ब्लड वेसल्स के साथ कंटिन्यूस हो जाएगा, लेकिन वहाँ जाहिर है मायोकार्डियम नहीं, फिर उधर कोई मस्कुलेचर अलग है, क्योंकि फिर वाल्स के साथ ऑफ द ब्लड वेसल्स वहाँ पर मायोकार्डियम, कार्डियक मसल नहीं होता, वहाँ पर फिर स्मूथ मसल होता है, मसल चेंज हो जाएगा। तो ये लेकिन होगा ये भी वॉलंटरी, वो भी वॉलंटरी, लेकिन वो जो स्मूथ मसल होगा वो होगा अनस्ट्राइटेड, लेकिन ये होगा स्ट्राइटेड, हालांकि इनवॉलंटरी है। तो ये मसल्स आप यहाँ पे इस तरीके से देखोगे, और ये आपका मस्कुलेचर इस तरीके से बन जाएगा, समझ गए? तो ये पूरा जब हार्ट देख रहे हो, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम और इसका सिलसिला यहाँ ऐसे बनेगा। तो आप इस वाल को अगर आप टोटल देखें यहाँ पे, तो अंदर एंडोकार्डियम, फिर उसके बाद मायोकार्डियम, और उसके बाद सीरस पेरिकार्डियम का विसरल लेयर, इसको एपिकार्डियम भी कहते हैं। पेरिकार्डियम का विसरल लेयर, उसको नहीं, वो जो पैराइटल है उसको एपिकार्डियम नहीं कहते, इसको एपिकार्डियम भी कह सकते हैं। तो एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम इनटू ब्रैकेट विसरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम। तो ये यहां पर इसमें से अंदर की जो 3 लेयर्स हैं विसरल तक, ये इनवॉलंटरी, ये विसरल कहलाते हैं, ये ऑटोनॉमिक सप्लाई होती है इनको। जबकि बाहर के ये 2 लेयर हैं, स्पेस के बाद जो ये फाइब्रस पेरिकार्डियम और उसके साथ जो पैराइटल उसको चिपका हुआ है, तो वो ब्लड सप्लाई कहां से लेगा? वो नर्व सप्लाई कहां से लेगा? सोमेटिक से। आपसे सोमेटिक मतलब क्या? स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व अंदर कैसे जाएगी? एक नर्व को इजाजत है, जा सकती है। कौन? फ्रेनिक नर्व। अब तो फ्रेनिक तो डायफ्राम की तरफ जाती है, डायफ्राम तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में इसको टच करती हुई जाएगी कि नहीं? मीडियास्टिनम में आप सेंटर में बैठे हुए हैं, नर्व ऊपर सेंटर हो रही है, तो फाइब्रस पेरिकार्डियम की साइडें टच करती हुई जाएगी कि नहीं? तो मैं डायफ्राम में जाना है, तो मैं भी तो डायफ्राम पे बैठा हुआ हूँ, तो डायफ्राम में घुस जाना अंदर, लेकिन मुझे टच करते हुए, क्योंकि इतनी जगह थोड़ी है कि तुम मुझसे बीच बचाव करके निकल सकती। तो ऐसे जब ऐसे जाएंगे तो आप मुझे भी ब्रांचेस डाल दें। किसमें? फाइब्रस पेरिकार्डियम में। सिर्फ उसमें कि पैराइटल को भी मिल जाएगा?
और पैराइटल को मिल जाएगा तो फ्रेनिक के थ्रू, पेन वगैरह के फ्रेनिक के थ्रू जाएंगे कहाँ, जहां उसकी रूट वैल्यू है। उसकी रूट वैल्यू जो है 3, 4, 5, बिग 4 और 3, 4, 5 में यहाँ पर इसका मकसद है कि वो नेक की तरफ जाएगी और फोर्थ डर्मेटोम में आपको पेन होगा अगर गड़बड़ यहाँ हुई तो। हार्ट में नहीं होगा पेन, पेन यहाँ जब गड़बड़ हुई तो वो आपको पेन फील कराएगा किधर, फोर्थ डर्मेटोम के एरिया में। आपको पता है ना सुप्राक्लेविकुलर नर्व जो ऊपर आती हैं वो 3 और 4 होती हैं। 3 ज्यादातर चेस्ट वाला हिस्सा है, 4 जो है शोल्डर और बैक वाला हिस्सा। इसलिए 3 और 4 की किसी भी नर्व में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो ब्रेन को चुगली खाएगा कौन, फ्रेनिक नर्व। लेकिन ब्रेन आपको पेन फील कराएगा किस एरिया में, 3 और 4 की डर्मेटोमल एरिया में, स्किन में। अगर अंडर द डायफ्राम अगर आपको कोई इरिटेशन होती है तो वो सेंसरी सप्लाई कौन देगा, वो सेंसरी सप्लाई, ये जो चुगली होगी वो कौन लेके जाएगा अपने कंधे पे, फ्रेनिक। वो फ्रेनिक किस जगह पर उसको एंट्री देगी, स्पाइनल कार्ड में, 4th और 3rd 4 5 पे, ज्यादातर 4th पे। वो 4th पे देगी तो 4th से जो सिग्नल जाएंगे ऊपर ब्रेन में, तो ब्रेन ये नहीं समझेगा कि अंदर से कहां से शिकायत आ रही है। ब्रेन समझेगा कि चौथे डर्मेटोम में कहीं कोई प्रॉब्लम है, मैं इस आदमी का ध्यान बटाऊं उस तरफ। तो ब्रेन आपको पेन की फीलिंग किधर देगा, इधर देगा, यहां पर। तो क्या मसला इधर है क्या आपका, मसला इधर है। वैसे तो बल्ब उधर है, बटन यहां है, फिर जब यहां जलाऊं तो रोशनी इधर होनी चाहिए ना भाई, जब बटन इधर है तो रोशनी भी इधर होनी चाहिए। क्या होती है क्या ऐसे, नहीं, क्यों, बल्ब उधर है। इसका मकसद है कि ब्रेन को ये नहीं पता होता विसरा कहां है, ब्रेन को खुद का पता नहीं है दूसरे का क्या होता। ब्रेन को तुम छुरी से काट दो, ब्रेन को खुद पेन फील नहीं होता, वो अपना पेन फील नहीं करता क्योंकि वो भी विसरा है। उसने बिल्कुल ईमानदारी के साथ एक बिल्कुल इंसाफ किया हुआ है कि भाई विसरा की सेंसेशन का पता मैं नहीं लगा। विसरो सेंसरी एरिया ब्रेन में है ही नहीं, सोमेटो सेंसरी एरिया। यहाँ तुम पिन प्रिक करोगे वो चीखें निकलवा लेगा, लेकिन हार्ट को ऐसे कैंची से काट दोगे कुछ नहीं करेगा। इवन ब्रेन को खुद कैंची से काट दो, ब्रेन को पेन ही नहीं होगा। ब्रेन अपना भी पेन फील नहीं करता, सरफेस का करता है और देता भी सरफेस पर ही है। तो आपने क्या अंडर द डायफ्राम आपको गाल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो गई अगर अंडर द डायफ्राम और इस तरीके से इरिटेट किया तो वो फ्रेनिक नर्व लेके जाएगी। इधर गाल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन और पेन हो रहा है यहाँ टिप ऑफ शोल्डर में। जैसे उर्दू का मुहावरा है, मारो घुटना फूटे आंख वाला है साहब। और डॉक्टर इधर उधर से ये इन्वेस्टिगेशन, ये फला, ये रिफर्ड पेन लेबॉरेटरी वालों की चांदी कर दी। 50 इन्वेस्टिगेशन रही, वो पेन की सोर्स नहीं मिल रही पेन की। भाई पेन शोल्डर में बस है ना ये सोर्स नहीं है, सोर्स कोई और है। तो दिस विल बी एक्चुअली समथिंग लाइक हियर। तो यहाँ पर भी ऐसा ही खेल होगा क्योंकि हमने देखा कि ऊपर से ये आ रही है क्या, फ्रेनिक, ये टच करती हुई यहाँ से निकल गई, और ये फ्रेनिक, और यहाँ से भी आ रही है क्या, ये फ्रेनिक, और टच करती हुई ये निकल गई फ्रेनिक। और ये जब आ गई तो इसको सप्लाई दी और डायफ्राम को भी दी। सिर्फ इसको क्यों देगी, इधर देखेगी, यहाँ देखेगी, क्या होगा, लंग, और लंग के वो चढ़ा हुआ है क्या, प्लूरा। और प्लूरा कौन सा, मीडियास्टिनम वाला प्लूरा, इस तरफ भी तो है ना प्लूरा, मीडियल सरफेस पे चढ़ा हुआ, इसको भी देगी, इसको भी देगी, दोनों को सप्लाई। हाँ, डायफ्रामेटिक वाले को भी, डायफ्राम को तो वैसे ही सप्लाई कर रही है ना, उसके ऊपर जो टच करेगा सबको देगी सप्लाई, जो उसको टच करेगा उसको भी सप्लाई देगी। ये डायफ्राम को क्यों, ऊपर ही क्यों, नीचे भी पेरिटोनियम जो है आपका नीचे भी टच कर रहा है, उसको भी सप्लाई, तभी तो आपका गाल ब्लैडर इरिटेट कर रहा है अंडर सरफेस ऑफ डायफ्राम को, तो क्यों पेन फील हो रहा है आपको टिप ऑफ राइट शोल्डर पे, बताइए। ऐसे ही हार्ट का पेन भी ऐसे ही है। हार्ट के अगर लोअर पोर्शन में कहीं गड़बड़ है, इंफीरियर वाल वगैरह में, इंफीरियर वाल इंफाक्शन हो गई है, वहां पर नेक्रोसिस हुआ था, पता है, इन्फ्लेमेशन शुरू। इन्फ्लेमेशन सिर्फ इसमें होगी कि फाइब्रस पेरिकार्डियम से होते हुए टच करेगा आपके डायफ्राम को, और डायफ्राम को टच करेगा, वहां से सेंसेशन ये लेके जाती है वही 3 4, और पता चलेगा कि आपके पेशेंट को उस साइड पर, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पर, शोल्डर से होते हुए यहां तक पेन आ रहा है आपका, या इवन नेक तक जा रहा है। और 3 4 5 जो है 5 और 3 4 और 5 में अगर चला गया तो 5 तो आपको पता है आपके ब्रेकियल प्लेक्सस की बीमारी है, उसका इंटीरियर रेमस जो है C5 इंटीरियर रेमस। तो उसका मकसद ये है कि वो नर्व इस तरीके से यहाँ पर, और एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व तो आपने देखी हुई, वो तो नर्व तो सबक्लेवियस के साथ पर घुस जाती है ब्रेकियल प्लेक्सस में। इसलिए हार्ट के पेन उमूमन आपको चेस्ट में भी फील होते हैं। और लोअर डाउन अगर फॉर एग्जांपल कोई नर्व, कोई 7वीं 8वीं नर्व को इरिटेट किया उसने, तो पेन एब्डोमेन तक जा सकता है आपका। हार्ट का पेन एपिगेस्ट्रियम में भी होता है, इधर भी। वो ये ना समझे कि मैंने खाना खाया है, हो सकता है गैस हो थोड़ा सा, वो जो मन कहते हैं गैस हो, थोड़ा सा 7 अप पी लेता हूँ, वो पता नहीं उसमें खुद गैस होती है, तो वो फिर या फिर थोड़ा चक्कर लगा के आऊँ, थोड़ा खाना
टाइप के जो ह्यूमन जो हार्ट, ये ह्यूमन हार्ट का पेन हो सकता है, तो फ़ौरन इसकी ईसीजी करनी चाहिए फौरी तौर पर। भले आप 100 लोगों को, आपने इस किस्म के लोगों को ईसीजी के लिए भेजा और 100 की ईसीजी ना आई हो कि इनको है कोई पेन, डरे ना हो। भले आप अपनी क्लब में मशहूर होंगे यार ये उल्टे सुल्टे पेशेंट भेजता है, भले भेज दें। इस 100 में अगर एक आपने सही भेजा होगा ना, उसकी जान बचा लेंगे। मैंने अपनी इज्जत की कीमत पे किसी की जान बचा लेना। तो आप फौरन ये खास तौर पे जो पेशेंट, आप पहले कहते थे कि 50-60 का जब पेशेंट इस किस्म की प्रॉब्लम के साथ आए तो बिल्कुल इसको सिर्फ इंडाइजेशन ना समझो। अब तो 30-35 के लोग भी यार माइग्रेन इन्फेक्शन के साथ 35-36 आजकल तो ये बर्गर और पिज़्ज़ा और ये सेडेंटरी लाइफ और ये स्ट्रेस, ये वो नौजवानों का बड़ा फर्क है। पहले कहाँ होते थे, 30 इयर्स का कोई सुना ही नहीं था कभी। 30 साल का कौन सा हमारे पेशेंट, वो 130 साल वाले आते थे, 30 साल वाला कोई पेशेंट ही नहीं। अब 30 साल, 28-30 साल वाले भी एंजाइना के साथ। अभी रिसेंटली मैंने बताया वो 32 साल का वो मैसिव मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो यहाँ पर ये सिलसिला आप इसी तरीके से, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम इसके साथ है। अब देखें यहाँ फाइब्रस पेरिकार्डियम के डायग्राम देखें, तो आगे चलें और इसको हार्ट को यहाँ से निकाल के बाहर ले आएं और देखें कि इसका एक्सटर्नल फीचर्स क्या हैं, ताकि हमें अंदर का आइडिया हो कि मामला क्या है। क्योंकि ये 4 चेम्बर्ड हार्ट, आपको पता है 4 चेम्बर्ड एक आर्गन है जिसमें लेफ्ट और राइट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं। बेसिकली हार्ट एक नहीं है, 2 हैं। इत्तेफाक से वो दोनों जो मिले हुए हैं, तब उसको एक हार्ट करके हम एक आर्गन करके बताते हैं। वरना जो भी कार्डियक साइकिल के स्टेप्स एक साइड पे हो रहे होते हैं, आइडेंटिकली वैसे ही दूसरे साइड पे हो रहे होते हैं। प्रेशर का फर्क होता है। तो हार्ट हम कहते हैं ना भाई, कार्डियक आउटपुट है कितना, 5 लीटर। 5 नहीं है, 10 लीटर, क्योंकि 5 एक तरफ से निकल रहा है। आप सिर्फ लेफ्ट को समझते हो, क्या सिर्फ लेफ्ट से 5 निकल रहा होगा कि इधर से भी एक अकाउंट खुला हुआ है उसका, वो इधर से भी 5 निकलेगा। तो हार्ट तो बेसिकली 2 हैं, इसलिए आप सिर्फ एक साइड के हार्ट पढ़ते हो। फिजियोलॉजी में आपको कार्डियक साइकिल एक साइड का दिखाया गया है, 2 साइड का तो नहीं दिखाया गया, लेकिन प्रेशर का फर्क है। तो जब हार्ट पंप करता है तो दोनों आइडेंटिकली उनके साइकिल्स होते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट, जब कहते हैं हार्ट की सिस्टोली है, तो सिस्टोली के अंदर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कोई एक थोड़ी करेगा, दोनों साथ करेंगे। जब वाल्व खुलेगा तो दोनों खुलेंगे, और जब बंद होंगे तो दोनों होंगे। ये इससे एक हार्ट साउंड क्रिएट होगा। ये सिंक्रोनाइज होता है। कभी कभी एक और दूसरे में थोड़ा सा स्प्लिट हो सकता है, लेकिन वरना ये एक ही होता है। जब हम कहते हैं ना फर्स्ट हार्ट साउंड, तो फर्स्ट हार्ट साउंड के अंदर वो जो ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होता है, वो थोड़ी ना सिर्फ बंद होता है, मैटल भी बंद होता है साथ। इसका मतलब इधर भी कोई हार्ट है, मेरे घर के साथ एक और घर भी है, वहां पे भी यही खेल चल रहा है। ये दोनों मिला के एक घर है। तो हार्ट को आप एक हार्ट न समझिए, 2 समझिए। फिजियोलॉजी में तो 2 समझे, एनाटॉमी में 2 नहीं समझना, एक ही, वरना आइडेंटिकल है। हम एक साइड पढ़ेंगे ना तो दूसरी साइड 90% हो जाएगी खुद ही। तो राइट साइड से क्योंकि हम जाते हैं ज्यादातर इधर ही, तो आपको फिर राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल जब आप पढ़ेंगे ना, तो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑलमोस्ट तो हो ही जाएगा, क्योंकि उसके आइडेंटिकल फीचर्स होंगे। थोड़ा फर्क होगा लेकिन, और उसको सिर्फ फर्क को करना होगा बस। तो जहां पर आप देखें कि इसके साथ ये देखा आपने, अब आप तो इसको डायग्राम को देखें कि ये हार्ट फाइब्रस पेरिकार्डियम किस तरीके से यहाँ पर मौजूद है। और जो अभी तक आपने देखा उसकी हकीकत क्या है, ये देख रहे हैं आप क्या हुआ है। फ्रंट का थोड़े से केज हटाया हुआ है, ये सीधा आपको अंदर फोकस किया है, और ये एरिया जो देखें, अब देखें ये इतना हार्ड आपको नजर नहीं आएगा अगर आपने फ्रंट आप थोड़े से स्टर्नम हटाया। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखें इसे लंग क्या किया है इसने, रिट्रैक्ट किए हैं इसे, ताकि पूरा हार्ट आपको नजर आए। ये हार्ट का कुछ हिस्सा ही आप देख पाएंगे, ये सारा का सारा टोटल जो है ना वो हार्ट है कवर्ड, टोटल तो नहीं, हार्ट कवर्ड होगा, क्योंकि बीच का हिस्सा तो 20% लेकिन वो 20% नहीं घेरता, काफी चीजें घेर लेता है। वो लंग को प्रेशराइज करेगा, तो लंग के मीडियास्टिक सरफेस में इंप्रेशन देगा, खासतौर पे कहाँ, लेफ्ट पे। तो सारा ना छुप जाए लेफ्ट के अंदर, तो लेफ्ट का जो लेफ्ट जो लंग है उसका जो एंटीरियर बॉर्डर है वो थोड़ा सा कटा हुआ होता है, यहाँ की तरफ थोड़ा सा हार्ड एक्सपोज्ड हो, उसको कार्डियक नॉच कहते हैं। और इसी वजह से कार्डियक नॉच, और इधर 3 फिशर राइट में, इधर 2 फिशर, ये देख के तो हम पता लगा लेते हैं कि राइट कौन सा है लेफ्ट कौन सा है। लेफ्ट और राइट लंग में 2 चीजें खास इंपॉर्टेंट है, एक उनके फिशर्स और एक कार्डियक नॉच। ये 2 चीजें पता लगा ले तो आपको हाँ लंग का पता चल जाएगा कि राइट कौन सा है लेफ्ट कौन सा है। हालांकि उसके आगे से कोई एक डजन डिफरेंस।
तो यहाँ पर ये सारी चीज आप हार्ट देख रहे हैं। और ये देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम जैसे कट लगा के आपको खोल के दिखाया है व्हाइट कलर का, ये इनसेपरेबली ब्लेंडेड है विद द सेंट्रल टेनन ऑफ द डायफ्राम। और सेंट्रल टेनन ऑफ डायफ्राम के साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ये इस वक्त पेनिट्रेट करके बाहर निकली हुई है आपकी फ्रेनिक नर्व। तो ये आप जनरली देख रहे हैं, और ये फ्रेनिक नर्व देखो इसको टच करती हुई जा रही है, देखिए राइट और लेफ्ट फ्रेनिक नर्व आप देखें इसको टच करती हुई इस तरीके से जा रही है। देखें इसको फिर हमने सजेटेड सेक्शन काट के साइड से दिखा रहा है आपको, वो सीधा था कोरोनल, और ये अब आपको लेफ्ट एंड राइट करके लेफ्ट एंड राइट दिखा रहा है। और इस तरीके से यहाँ पर आप देखें, ये आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सेंट्रल टेनन पे कैसे बैठा हुआ है। ये देखें फाइब्रस पेरिकार्डियम को कट लगाया है और अंदर से ये हार्ट दिखाया है। और इस हार्ट को जहाँ पर आप देखेंगे कि ये आगे जब मैंने यहाँ ऐसे बिठाया तो पीछे जो है वर्टिब्रल कॉलम और इसके साथ जो जगह होगी ये पोस्टीरियर मीडियास्टिनम कहलाएगी। जहाँ हार्ट खुद है वो मिडिल है, ज्यादातर तो मिडिल ही होगा क्योंकि हार्ट उसको ऑक्यूपाई कर रहा है। और ये आगे की तरफ जो है ये फिर इंटीरियर। एटीएम मीडियास्टिनम में इतनी जगह नहीं होती कुछ खास, ना तो उसके कुछ इतने खास कंटेंट्स होते हैं। यहाँ पर अगर आप सीधा सीधा देखोगे तो सिर्फ थाइमस होगा, वो थाइमस भी आपको पता है एडल्टहुड के बाद वो फाइब्रस हो जाता है, छोटे से फाइब्रस टिश्यू, क्योंकि अब उसकी कोई जरूरत नहीं है अनटिल कि उसका कोई खुदा न खास्ता कोई ट्यूमर व्यूमर न हो जाए, थाइमोमा, और फिर प्रोलिफरेशन टी लिम्फोसाइट्स वगैरह वगैरह इस तरीके से, फिर ऑटोइम्यून रिएक्शंस, फिर इसका आगे मसला बना। तो यहाँ पर ये आप यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा जो आप यहाँ पे देखें, अब कोई भी स्ट्रक्चर देखें ना जहाँ वो हार्ट खुद बैठा हुआ है वो मिडिल मीडियास्टिनम है, सिर्फ वही मिडिल है कि फाइब्रस पेरिकार्डियम भी मिडिल में आएगा। इतना कुछ को फाइब्रस पेरिकार्डियम को जो टच करता हुआ जाए ना मेरी तरफ से वो भी मिडिल मीडियास्टिनम। तो फ्रेनिक नर्व शुड बी मिडिल मीडिया, सिर्फ मिडिल में कि सुपीरियर में भी, क्योंकि आई तो ऊपर से, तो सुपीरियर से होते हुए कहाँ इंफीरियर में। तो इंफीरियर में क्या करूं मैं, एंटीरियर में डालूं, पोस्टीरियर में कि मिडिल में डालूं? क्यों? क्योंकि फाइब्रस पेरिकार्डियम को टच कर रही है। सिर्फ फाइब्रस पेरिकार्डियम ही नहीं, हार्ट से निकलते हुए जो भी स्ट्रक्चर्स मीडियास्टिनल सरफेस ऑफ द लंग में एंटर हो जाएं, या वहां से स्ट्रक्चर जो फिर उधर से निकल के हार्ट में इंसर्ट हो जाएं, वो भी मिडिल मीडियास्टिनम में काउंट होते हैं। तो हार्ट ही सिर्फ मिडिल मीडियास्टिनम नहीं है अलॉन्ग विद द फाइब्रस पेरिकार्डियम, बट ये जो बाजू ऐसे खोल के बैठा हुआ है हार्ट, तो क्या भेजेगा इधर? दो पल्मोनरी आर्टरीज, क्योंकि यहाँ से जो ट्रंक निकलेगा, और वो ट्रंक भी कहाँ होता है ऑलमोस्ट फाइब्रस पेरिकार्डियम के अंदर, तो वो भी मिडिल मीडियास्टिनम में। और ये जो अंदर डाल दिया यहाँ से आपने, तो ये दो पल्मोनरी आर्टरी में मिडिल मीडियास्टिनम, और वहां से दो जो वेन्स आ गई तो वो भी मिडिल मीडियास्टिनम, और वो इंटर हो गई कहाँ पे? हार्ट की पीठ में जो मौजूद है, एक ही चैम्बर नाम है उसका लेफ्ट एट्रियम, वो चारों वेन्स उसके अंदर। ये सारे आने जाने वाले स्ट्रक्चर जो हैं ये सब भी मिडिल मीडियास्टिनम में काउंट होते हैं। और कौन कौन आएगा जाएगा? और जैसे ट्रेकिया यहाँ रुक गया और एकदम से ये ब्रोंकाई चले गए प्राइमरी, तो वो भी मिडिल मीडियास्टिनम में आ जाएंगे। और ये जितने भी स्ट्रक्चर गए हैं, कौन सा, जैसे प्राइमरी आपका ब्रोंकस गया है, दो पल्मोनरी वेन्स वापस आ रही हैं, और उसके साथ साथ एक पल्मोनरी आर्टरी जा रही है, लिम्फेटिक्स भी जाएंगी, और कुछ ब्रोंकियल आर्टरीज जो आएंगी, जो भी इधर चला गया उसको बंच में से हाथ में पकड़ो, हाथ में से ऐसे। तो कितने स्ट्रक्चर्स होंगे? अच्छे खासे होंगे, 10-12 तो होंगे। एक पल्मोनरी आर्टरी होगी, दो पल्मोनरी वेन्स होंगी, हो सकता है दो ब्रोंकियल वेन्स हों, एक या दो पल्मोनरी कोई ब्रोंकियल आर्टरीज हों, लिम्फेटिक्स होंगे, और उसके साथ साथ और स्ट्रक्चर भी। सभी स्ट्रक्चर को पकड़ो, किधर जा रहे हैं ये सारे? किसमें? लंग में। कहीं भी मुंह उठा के चले जाएंगे कि पूरे मीडिया, हालांकि मीडियास्टिनल सरफेस बहुत बड़ा है, लेकिन उस मीडियास्टिनल सरफेस की कोई एक जगह वो देख लेंगे, उसी जगह से घुसेंगे। जैसे दरवाजा, जैसे पूरी दीवार होती है, कोई भी कहीं से भी घुस आता है क्या? नहीं, उसके लिए दरवाजा बनाया हुआ होता है, सारे लोग इसी से आते जाते हैं। तो वहां पर भी हमने एक जगह बनाई हुई है, मुश्किल से कोई 10% होगी टोटल मीडियास्टिनल सरफेस की, ऑलमोस्ट इन द मिडिल होगी। उसके थ्रू आप जाएंगे भी, उससे थ्रू कोई चीजें निकलेंगी भी, जैसे दो पल्मोनरी वेन्स निकल रही हैं, ब्रोंकियल वेन्स निकल रही हैं, कुछ जा रहा है, लिम्फेटिक्स आ रही हैं, नर्व जा रही हैं, आने जाने का 8-10 स्ट्रक्चर्स जाएंगे। वो जितने जा रहे हैं स्ट्रक्चर्स उनको कहते हैं लंग रूट। दिस इज कॉल्ड द लंग रूट, क्योंकि रूट है ना, जिस जगह जा रही है उसका नाम हाइलम, दिस इज द लंग हाइलम, और जो जा रहा है वो लंग रूट। ऑल दीज न्यूरोस्कुलर बंडल्स दे आर कॉल्ड द लंग रूट। द लंग रूट आर दोज न्यूरोस्कुलर बंडल्स व्हिच आर entering or leaving the hilum of the lung, और वही जगह है बस, उसके अलावा कोई जगह नहीं है जहाँ से आप जा सके। सब सरफेस पे कुछ लिम्फेटिक्स निकलेंगी और बातें, लेकिन सभी मेजर स्ट्रक्चर यहीं से आएंगे। लिम्फेटिक्स, लिम्फ नोड भी इधर बैठे होंगे, हाइलार लिम्फ नोड्स, हाइलम के ऊपर बैठे हुए लिम्फ नोड्स, और ये सारे सिलसिले यहाँ। तो ये पूरा का पूरा सिलसिला आप इसी तरीके से देखोगे। आप जहाँ पर मैंने बताया कि ये देख रहे हैं, ये हार्ट से निकलते हुए स्ट्रक्चर्स,
मैंने क्या काटा है, मैंने यहाँ से लंग रूट काट दिए हैं, तो लंग रूट में जो हार्ट के हिस्से में टुकड़ा आ गया वो नजर आ रहा है आपको, ये टर्न करके आ गया। इवन वो जो आर्च ऑफ एओर्टा जो असेंडिंग एओर्टा निकलेगा वो भी, क्योंकि अभी फाइब्रस पेरिकार्डियम के अंदर ही मौजूद है, तो वो भी मिडिल मीडियास्टम। तो ये आप सारे मिडिल मीडियास्टम के स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें तो ये देखिए, ये कुछ नर्व्स, ये लिम्फेटिक्स और ये पूरी सारी की सारी, ठीक है। अब यहाँ से सारे हर चीज को उड़ा दिया है हमने, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ हार्ट था, ठीक है। और ये वो जगह है जहाँ से इंफीरियर वेना केवा, अब ये भी उसने अंदर एंट्री ली थी, वो थोरेक्स में आती ही नहीं है। इंफीरियर वेना केवा इज नेवर पार्ट ऑफ थोरेक्स, क्योंकि वो जैसे ही पेनिट्रेट करती है डायफ्राम को, वहां केवल ओपनिंग बना के एकदम से हार्ट में एंटर हो जाती है, तो वो ट्रेवल ही नहीं करती थोरेसिक कैविटी के अंदर, तो वो किसी मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर में काउंट ही नहीं होगी वो, क्योंकि उसको इतनी इजाजत ही नहीं है। बस ऐसे दो और भैया दरवाजे पे ही अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा मिल जाए, वहीं आपने हैंड ओवर कर दिया, तो आप तो घर में आए ही नहीं। तो ये ऐसी ही है ना, तो इसमें आपको हम डिस्कस ही नहीं करते। वो इंफीरियर वेना के बाद इट इज एक्चुअली एब्डोमिनल स्ट्रक्चर, थोरेसिक नहीं है। सुपीरियर वेना के बाद यकीनन है, वो तो एक मेजर स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर देखें, ये हार्ट इस वक्त जहाँ पे पड़ा हुआ है, चलिए इसको छोड़िए, आप ये देखिए, ये इस वक्त हार्ट हमने फाइब्रस पेरिकार्डियम से निकाल के सीरस पेरिकार्डियम साफ करके आपको दिखाया है, और ये ऑलमोस्ट ये होगा, ठीक है, सेम है ना, इट्स लाइक दिस, ये ऐसे बैठा हुआ है हार्ट, दिस विल बी दिस वे। अब यहाँ पे आप देखें कि इसको बाद में देखें, पहले इसको यहाँ इस जगह देखें, इट विल बी लाइक दिस। ये हार्ट ऐसे जब बैठा हुआ है, तो ये सरफेस जो आगे से आपको नजर आ रहा है, इसको छुपाएगा कौन? ज्यादातर स्टर्नम और बाकी रिब्स। तो ये जो इंटीरियर सरफेस है, इसका दूसरा नाम स्टर्नोकास्टल सरफेस भी है, स्टर्नोकास्टल सरफेस, क्योंकि ये स्टर्नम और कास्टल, तो स्टर्नोकास्टल सरफेस हम इसको कहते हैं। और स्टर्नोकास्टल सरफेस के बाद देखेंगे यहाँ पर कि ये जो सरफेस है, ये देखें, ये पीछे, ये मैं अभी उठाऊंगा, ये इस वक्त कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, ये डायफ्राम पे बैठा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे इंफीरियर सरफेस भी कह सकते हैं और साथ में डायफ्रामेटिक सरफेस भी कह सकते हैं। दिस विल बी कॉल्ड द डायफ्रामेटिक सरफेस और इंफीरियर सरफेस। उठाएंगे तो ये पूरा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये डायफ्रामेटिक सरफेस है, और इसके साथ साथ ये स्टर्नोकास्टल सरफेस है। ये दोनों छुपा दें आप, तो स्टर्नोकास्टल सरफेस इज द इंटीरियर सरफेस, दूसरा नाम, डायफ्रामेटिक सरफेस इज द इंफीरियर सरफेस। ये जब दोनों छुपा देंगे आप, तो फिर सिर्फ एक ही सरफेस बाकी बचेगा, जो इस वक्त वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होगा, वो इसका नाम हो जाएगा फिर पोस्टीरियर सरफेस। सुपीरियर तो होगा नहीं, क्योंकि वहां तो सारा ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो तो एक तरह से हार्ट का हाइलम है, एक तरह से वो तो सारे स्ट्रक्चर ऊपर से निकल रहे हैं, तो उसका ऊपर का तो बॉर्डर वार्डर तो होगा नहीं, तो सुपीरियर सरफेस नजर आएगा। तो ये जो ऊपर आप इस तरीके से देखें, तो उस सरफेस को छोड़ो तो बाकी रह क्या गया, ये पोस्टीरियर सरफेस रह गया। ये ऐसे मैंने सब कुछ छुपा दिया, ये स्टर्नोकास्टल भी छुपा दिया, तो ये देखिए पोस्टीरियर सरफेस ये ऐसे। तो पोस्टीरियर सरफेस में आपको क्या नजर आ रहा है? और तो कुछ नजर आ नहीं रहा, लेकिन ये जो रेड कलर की आपको जो वेसल्स यहाँ पर इंटर होते हुए नजर आ रही हैं, उनकी एंट्री की वजह से एक चेंबर यहाँ है, सिर्फ वह चेंबर है लेफ्ट एट्रियम। अब अगर मैं इस तरीके से कहूं, तो आप देखेंगे जब स्टर्नोकास्टल सरफेस को आप इस तरीके से, जब आप डायफ्रामेटिक सरफेस को ऐसे रखते हैं लाइक दिस, तो हार्ट का जो अपेक्स है, क्योंकि ये पैरामिडल है, ये बिल्कुल ऐसे मुट्ठी में आ जाता है, यूं समझ लो 100 ग्राम के करीब करीब इसका वजन है। और यहां से अगर इस तरीके से आप देखोगे, तो उसका जो अपेक्स है, इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, ऐसे फॉरवर्ड है ऐसे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो ये हार्ट जो है आपके थोरेसिक वाल को ऐसे टच करता है, और उस जगह पर अगर थिन बॉडी और लीन बॉडी है, तो उस जगह पर आपको ऐसे स्ट्राइकिंग नजर आएगी आपको। उस जगह पे वो क्या होगा, अपेक्स क्या करेगा, चोट मारेगा, ऐसे बीट करेगा उसको, इसी को कहते हैं अपेक्स बीट। तो दिस इज एक्चुअली द अपेक्स बीट। अपेक्स बीट इज द एरिया वेयर द हार्ट अपेक्स इज एक्चुअली बीटिंग, और ऐसे लगाता है वो। अगर बहुत ही तेजी से इस तरीके से अगर लगा रहा है और लीन बॉडी है, तो आपको फील होगी उस जगह पर, वरना तो हाथ लग के आप इवन उसकी फीलिंग कर सकते हो, बिलो लिटिल लेटरल टू द निपल, अपेक्स बीट। और अपेक्स बीट अभी बिलो एंड लेटरल टू द निपल तो ऐसे ही है, लेकिन अगर आप मिड लाइन ले लेंगे अगर आप, तो फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस के लेफ्ट साइड, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस में अब मिड लाइन से कोई 9 सेंटीमीटर अगर आप दूर जाएंगे अवे लेटरल, उस जगह पर आपका ये अपेक्स बीट की पॉइंट है। मिड लाइन स्टर्नम की जा रहा है, मिड लाइन है, और यहां से कितना 9 सेंटीमीटर, कहां पर 9 सेंटीमीटर मींस कहां, अवे फ्रॉम द मिड लाइन
कहाँ, ये तो फिर इधर से भी ये भी है, फिर तो नहीं, कहाँ लेफ्ट फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस, और लेफ्ट फिफ्थ इंटरकास्टल स्पेस के अंदर भी आप यहाँ पे देखोगे, और ये आपका अपेक्स पॉइंट है। तो आप स्टर्नोकास्टल सरफेस और स्टर्नोकास्टल और ये सरफेस, आप अगर आप स्टर्नोकास्टल सरफेस पे देखें तो स्टर्नोकास्टल सरफेस पर आपको यहाँ पर अब आपके जितने भी चेंबर्स हैं, 4 चेंबर्स, वो जाहिर है इन्हीं सरफेसेस में बटे हुए हैं। अब आपके पास सिर्फ ये 4 सरफेसेस, ये 3 सरफेसेस ही नहीं है, 3 बॉर्डर्स भी हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे देखोगे और आप जब एक्सरे पे शेडो देखोगे तो एक बॉर्डर तो आपका ये होगा, राइट बॉर्डर, ये वीनस बॉर्डर है, ये वेंस ही वेंस है, और या तो वेंस है या फिर जो चेंबर आप हार्ट है वो वेंस रिसीव कर रहा है, और क्योंकि राइट तरफ है तो ये राइट एट्रियम है, तो ये इस तरीके से ये होगा आपका राइट बॉर्डर। फिर एक बॉर्डर आपका इस तरफ भी है, लेफ्ट, जो उमूमन आपका आर्टीरियल बॉर्डर है एक तरह से, तो ये एक तरह से ये बॉर्डर है, ये दूसरा जो ऑब्लिक है, ऐसे नहीं स्ट्रेट जैसे आपने राइट देखा है, ये लेफ्ट जो है ऑलमोस्ट ऑब्लिक बॉर्डर है, ये दूसरा आप यहाँ पे देखो, तो दिस इज ऑब्लिक बॉर्डर, और इन दोनों को जोड़ने वाला ये बॉर्डर है, ये इंफीरियर बॉर्डर। तो इट्स हैविंग अ राइट बॉर्डर, हैज अ लेफ्ट बॉर्डर एंड हैज अ इंफीरियर बॉर्डर, वो इंफीरियर बॉर्डर यहाँ पर है। तो 3 इसके बॉर्डर हैं, 3 इसके सरफेस है। ये बार ऑन यू स्विच ओवर जो ना चेंज करे इसके लिए, ठीक है, इसको कहते हैं क्या, इस बॉर्डर, दिस इज कॉल्ड, तो 3 बॉर्डर 3 सरफेस है। और अगर ये 3 सरफेस 3 बॉर्डर्स यहाँ पर आप देखोगे तो ये सिर्फ 3 सरफेस 3 बॉर्डर अपने जगह पे दुरुस्त हैं, लेकिन हमारे पास 4 चेंबर्स हैं। अब उन 4 चेंबर्स की पोजीशन क्या है, इस पोजीशन को देखने के लिए आप यहाँ पर आप देखें कि हार्ट, अगर इसको ज़रा समझें और अच्छे तरीके से इसको जानें ताकि इसके पार्ट्स आपको समझ में आए। हार्ट बेसिकली, मैंने बताया, हार्ट शुरू में तो एक ही था, एक ट्यूब की तरह था, आपने सीबीएस पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि ये जो ट्यूब था ना आपका, ये शुरू में ऐसे था ट्यूब, बस ये हार्ट का ट्यूब है। वो अपने इंफीरियर साइड से ब्लड रिसीव कर रहा था और अपने सुपीरियर साइड से वो उसको डिलीवर कर रहा है। ये शुरुआत ऐसे हुई है, हार्ट एक ट्यूब की तरह है शुरू में, तो ये चेंबर वेंबर है ही नहीं इसके। तो यहाँ से जैसे रिसीव कर रहा है ना, वो अपने डिस्टल, अपने इंफीरियर साइड से जो रिसीव कर रहा है, तो क्योंकि 2 साइड से रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पर 2 साइड से इसकी, एक साइड से 3 वेनें और दूसरी साइड से भी 3 वेन्स इसके साथ रिसीव हो रही है। एक वेन तो उसकी जीआईटी से आती है, विटलाइन वेन कहते हैं इसको, एक वेन उसकी बॉडी से आती है, बॉडी सरफेस से, इसको हम कार्डिनल वेन्स कहते हैं, बेसिकली इसको कहते हैं कॉमन कार्डिनल वेन, जो जुड़ी हुई है 2 से बनती है, एंटीरियर पोस्टीरियर कार्डिनल वेन। और एक वेन जो है, अब देखेंगे ये जीआईटी से, यानी समझ लो कि ये आपके जीआईटी से आई, वो आपके बॉडी सरफेस से आई। तो ये जब बॉडी सरफेस से, जीआईटी से ये गंदा ब्लड लेके इधर उधर घूम रही है, तो तुम्हारे पास ऑक्सीजन कब आएगा, कब इसको फिल्टर करोगे? जब बच्चा जो बच्चा डेवलप हो रहा है, वो तो लंग से सांस ले नहीं रहा है, वो अपने ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन के लिए वो डिपेंड करता है अपनी मदर पे। तो मदर के साथ एक चैनल डेवलप करो ताकि वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आए, भले आए वो टुवर्ड्स द लंग आए, भले वो वेन नहीं हो हमारी तरफ से, क्योंकि जो भी ब्लड लेके आती है वैसे उनको वेन कहते हैं। हम नहीं देखते कि उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड है कि डीऑक्सीजनेटेड है। वेन के लिए ये जरूरी नहीं है कि उसमें डीऑक्सीजनेटेड हो, वेन के लिए ये जरूरी है कि इट इज एक्चुअली डिलीवरिंग दी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, तो वो वेन है। जो लेके जाती है वो आर्टरी है। तो ये जो लेके आएगी अब कहां से, मदर से, तो उसका नाम पड़ जाएगा क्या, अम्बलाइकल वेन्स। तो उसको हम अम्बलाइकल वेन्स कहेंगे। तो आपको 3 वेन्स इधर से, 3 वेन्स इधर से मिलके बनाएंगे ये एक बड़ी सी वेन। इसका होगा नाम हॉर्न, इसका नाम होगा साइनस हॉर्न। ये साइनस हॉर्न होगा, ये शुरू में से होगा। लेकिन ये साइनस हॉर्न, 2 साइनस हॉर्न जो आपके हैं, ये मिलके फिर एक ही चेंबर में खुलेंगे, जो बड़ा सा चेंबर होगा, वीनस चेंबर। 2 साइनस हॉर्न्स के मिलने की वजह से बड़ा सा वीनस चेंबर, इसका नाम पड़ जाएगा साइनस वीनोसस। तो साइनस वीनोसस बेसिकली अभी हार्ट का हिस्सा अभी हुआ नहीं है, ये दरअसल अपनी वेन्स से मिल के बना है। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ हार्ट येट, ये बन जाएगा बाद में, इंक्रोच करके हार्ट का हिस्सा बन जाएगा। भाई जब मैं तुम्हारे लिए ब्लड ला रहा हूं तो मुझे एक्सेप्ट करो, आई एम योर फैमिली मेंबर, मुझे चेंबर बनाओ, मैं आपका चेंबर बन जाऊंगा। अभी नहीं है ये चेंबर, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम में ये घुस जाएगा अंदर, सीरस पेरिकार्डियम, वो कहेगा आई एम द मेंबर। और जो वहां असल एट्रियम होगा
उसको धक्का दे के वो दोनों साइड पे हो जाएगा, वो साइड में हो गया, ये समझ लो कि वो रेड इंडियन हो गया, वो हालांकि ओरिजिनल सिटीजन वो था, एट्रियम उसका नाम था। ये साइनस विनोसस उसको पुश कर देगा, वो खत्म कर देगा, वो कहेगा आई एम द एट्रियम। तो वो कहेगा मेरे ऊपर एट्रियम का ठप्पा लगा होगा, मैं कौन हूं फिर? वो ग्रो ही नहीं करेगा, उसका नाम फिर आरिकिल पड़ जाएगा, आरिकिल। तो बोला तुम कान जैसे हो थोड़े से, वो हालांकि एट्रियम था, वो अच्छा खासा इज्जत वाला नाम था उसका, अब उसका नाम पड़ गया आरिकिल। ये जो आज आरिकिल देख रहे हैं ना आप, ये पुराना एट्रियम यही था। और जहां पर ये आपने देखा, तो अभी हार्ट में अब इंटर होंगे आप जाके, ये आपका एट्रियम है और ये आपका वेंट्रिकल है, और वेंट्रिकल आगे चल के एक ही वेसल देगा, क्यों? क्योंकि हार्ट एक ही तो है, एक ही वेसल चाहिए ना आपको, तो ये एक वेसल होगी आपकी। लेकिन जब ये एट्रियम यहां पे देखेंगे, ये वेंट्रिकल, तो इस जगह पर एक कंस्ट्रिक्शन डेवलप होगी, जो अब आपको बताएगी कि बाबा एट्रियम और वेंट्रिकल ये दो अलग अलग चेंबर्स हैं। इस कंस्ट्रक्शन के नीचे एट्रियम है और इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर वेंट्रिकल है, और वेंट्रिकल आगे चल के फिर एक आर्टरी में एंड अप करेगा, और वो आर्टरी जब फटेगी ऐसे तो ब्रांचेस ऐसे भेजेगी, और फिर ये आपकी आर्टरियां बन जाएगी, और उन आर्टरियों में से एक आर्टरी को तुम पकड़ के लंग की तरफ भी भेज दोगे। तो यहां से अगर मैंने इसको दो टुकड़े कर दिए फॉर एग्जांपल, तो एक आर्टरी चली जाएगी कहां? दो बन के लंग में, और बाकी चली जाएंगी किधर? बॉडी पार्ट्स में। वो जो बाकी चली जाएंगी वो फ्यूचर का एओर्टा बनाएगी, और ये जो चली जाएगी कहां पर? लंग की तरफ, तो ये फ्यूचर का पल्मोनरी ट्रंक बन जाएगी। माने इसका मकसद है वेसल एक है, और उस एक वेसल को आप बोलोगे सर ये खराब ब्लड, ये साफ ब्लड, तो ये तो फिर मिल जाएगा, हम पार्टीशन बना देंगे। वेसल एक है, लेकिन तुमने पार्टीशन बना के एक का नाम डाल दिया एओर्टा और दूसरे का नाम डाल दिया पल्मोनरी ट्रंक, और पार्टीशन एक है, वेसल एक है, पार्टीशन की वजह से दो हो गए। इसका मकसद है कि जब ये फाइब्रस, जब ये पेरिकार्डियम, जब उसका सीरस पेरिकार्डियम आप देखोगे ना, इन दोनों को एक कॉमन स्लीव होती है, क्योंकि ये वेसल शुरू से एक ही थी। pulmonary trunk and ascending aorta, they are occupied by a common sleeve of the fibrous of the serous pericardium. fibrous तो खैर एक ही होगा, लेकिन serous भी इनका सेम होता है। इनको अलग अलग क्यों नहीं होते? क्योंकि ये वेसल ही एक थी, इसको पार्टीशन हमने किया। पार्टीशन सिर्फ इसको करेंगे कि वेंट्रिकल को भी करेंगे? वेंट्रिकल को भी आगे चल के करना होगा। आपने देखा नहीं है कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्या सिर्फ इसको करेंगे? या ये जो ओपनिंग आपने देखी थी, आप देखिए जहां से हमने क्या किया था, यहां से हमने ये ट्यूब था, ट्यूब के सेंटर में मैंने क्या बनाया? ऐसे कंस्ट्रक्शन दी, ऐसे कंस्ट्रक्शन। तो वो कंस्ट्रक्शन कैसी होगी? बाहर से गोलाई माइल होगी कि नहीं? किसके और किसके बीच में? एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस नाम इसका होगा। और अंदर से जब आप ऐसे जाएंगे तो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जहां कंस्ट्रक्शन बनाई है, वहां का जो होल होगा या वहां का जो डायमीटर होगा, कि एट्रियम और वेंट्रिकल जितना वाइड होगा कि वो थोड़ा नैरो होगा? कैनाल, एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल, ये शुरुआत ऐसे होती है आपकी, एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल। तो आप कहेंगे सर वेंट्रिकल को मैंने दो में डिवाइड कर दिया, एट्रियम और एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक को डिवाइड कर दिया, फिर क्या इस एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल को मैं एक रखूं क्या? नहीं, इसको भी 2 में करेंगे डिवाइड, ऐसे होगा ना। इसके आगे और पीछे की वाल्स ऐसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे करके, ये ऐसे ओ था 0 था, वो 8 बन जाएगा, 2 सुराख, एक वेंट्रिकल में एक तो दूसरे में दूसरा। ये हम रास्ते बना रहे हैं ताकि हमें पता है कि ये 2 टाइप्स का ब्लड होगा, एक ऑक्सीजनेटेड एक डीऑक्सीजनेटेड। ये यहीं से ही बदरबांट हो रही है। आपका हार्ट देखिए 2 हिस्सों में तकसीम होने जा रहा है आस्ते आस्ते। वेसल को 2 हिस्सों में, ये सेप्टा आपको, वेसल को आपने देखे 2 कर दिया, वेंट्रिकल को 2 कर दिया। अब आप किसको 2 कर रहे हैं? एट्रियम को नहीं, एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल को, ये 2। लेकिन आप कहेंगे सर एट्रियम तो कॉमन है, एट्रियम को कॉमन है, इसको भी हम करते हैं अभी सीधा, और इसको भी हम काटते हैं ऐसे 2 में, तो इसको हम 2 में ऐसे काट देंगे। ये भी 2 एट्रियम, तो देखो हार्ट हो गया ना 2, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, वाइट वगैरह। लेकिन ये सारी चीजें जब आप यहाँ पे देखोगे तो ये हार्ट ऐसे एक्सपेंड होता जाएगा, लेकिन जगह इतनी है नहीं। हम क्या करेंगे? इसको बैंड कर देंगे, लूप बनाएंगे इसका। अब बैंड कैसे करेंगे? अब देखो ये ऊपर वेंट्रिकल है, वहां से निकला है क्या? आर्टरीज, भले उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड अलग अलग, और नीचे से जो ये है एट्रियम, और यहाँ से है क्या? वेन्स। इसको हम क्या करते हैं? इसको हम बैंड कर देंगे ऐसे। अब देखो ना यहाँ पर इसको ऐसे बैंड, इट विल बिकम बैंड लाइक दिस। उसको फोल्ड कर देंगे आप ताकि वो मोटा हो जाए, दुगना, ऐसे कर। जब ऐसे कर दिया तो पीछे कौन चला गया? एट्रियम। एक के दोनों ही दायरे, क्योंकि उसमें सेप्टम क्रिएट होगा। आगे कौन है?
आगे है आपका वेंट्रिकल, एक के दोनों ही, फिलहाल दोनों ही। तो ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर। तो एट्रियम आपके पीछे छुप गए और वेंट्रिकल आपके सामने आ गए। और ये इस तरीके से यहाँ पर, और जब ये बैंड हुआ है आपका ऐसा लाइक दिस, तो इट विल एक्चुअली कम लाइक दिस, और इसका अपेक्स जो होगा नॉट टुवर्ड द राइट साइड होगा। अपेक्स तो लेफ्ट को होता है, अभी फिलहाल राइट को होगा। अगर खुदा ना खासा शुरू में लेफ्ट को हो गया ना, तो फिर जब रोटेट हो जाएगा तो हार्ट ऐसे दूसरे साइड पे आ जाएगा, डेक्स्ट्रोकार्डिया हो जाएगा। तो शुरुआत में क्या होता है, ये हार्ट इस तरीके से लाइक दिस, तो अपेक्स इज गोइंग टुवर्ड्स राइट साइड। उसके बाद ये टर्न करेगा ऐसे। ऐसे टर्निंग से क्या होगा, ऐसे टर्निंग से अब जो एट्रिया मुकम्मल छुपे हुए थे वो अब थोड़ा सा जाहिर होंगे, और जो वेंट्रिकल मुकम्मल एक्सपोज थे वो साइड में उसका आधा छुप जाएगा। तो इसका मकसद है कि मैं ऐसे टर्न करूंगा तो मुझे फ्रंट में अब क्या नजर आएगा, अब कुछ एट्रियम भी और कुछ वेंट्रिकल भी, बाकी वेंट्रिकल छुप गया पीछे, क्योंकि रोटेट जो कर दिया आपने ऐसे। तो वो अगर पीछे एट्रियम एक दिखाऊं, ये सिंगल, जिसका पार्टीशन मैंने यहां ऐसे बनाया है, तो गोया ये अगर वेंट्रिकल को मैं रोटेशन से पहले ऐसे हटा रहा हूं, इसे वेंट्रिकल हट गया, ये क्या है, एट्रियम सिंगल के पार्टीशन बन चुकी होगी तब तक। ये पार्टीशन जो आप इस तरफ बॉयज बैठे हुए हैं, तो ये वाला हाफ कौन सा एट्रियम कहलाएगा, राइट। और जहां ये बैठे हुए हैं वो वाला, क्यों, क्योंकि सेप्टम के राइट, सेप्टम के लेफ्ट। लेकिन जैसे ये टर्न करेगा तो देखें, वेंट्रिकल में नहीं ला रहा हूं, वो समझ जाए कैसे है। अब जब जैसे मैंने टर्न किया इसको, तो टर्निंग से कैसे हो गया था, तो वो जिसको तुम राइट बोल रहे थे, क्या वो राइट है कि एंटीरियर आ गया, और लेफ्ट कहां चला गया, पोस्टीरियर। कभी तुमने कहा है आज तक एंटीरियर एट्रियम एंड पोस्टीरियर एट्रियम, क्यों नहीं कहते हो? जब अब क्या राइट और लेफ्ट हैं क्या, तो बिल्कुल क्यों लेते हो जी नाम? ये मिसनॉमर है, ये मिसनॉमर है। उसकी वजह है, मैं आगे बताऊंगा कि ये नाम क्यों रिटेन किए हैं इसने। तो दिस विल बी एक्चुअली एंटीरियर एट्रियम एंड पोस्टीरियर एट्रियम, दे आर कॉल्ड राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। तो इसका मकसद है कि तुम्हें फ्रंट से जो नजर आया कोई भी एट्रियम, तो वो कौन सा होगा, राइट एट्रियम। और जो तुम्हें बिल्कुल भी नजर ना आए, इस सूरत में भी अभी नजर ना आए, तो वो कौन सा होगा, लेफ्ट एट्रियम। और देखा हुआ है आपने यहाँ पर, और अभी आपको बताया था हमने कि ये किस तरीके से यहाँ पर मौजूद होगा। और देखिए इसका मकसद ये हो गया कि आप अगर स्टेनोकास्टल सरफेस पे ये जो चीज देखेंगे, ये तो ये एट्रियम है, कौन सा एट्रियम, राइट एट्रियम। तो ये राइट एट्रियम किधर है, लेफ्ट एट्रियम किधर, वो आपको पीछे से घुमाना पड़ेगा। ये आपको राइट एट्रियम नजर आया, ये तो पीछे से घुमाएंगे तो फिर आपको फिर ये लेफ्ट एट्रियम नजर आएगा पीछे। एक्चुअली पोस्टीरियर सरफेस पे लेफ्ट एट्रियम होगा, और पोस्टीरियर सरफेस पे एक ही तो चेंबर होता है, लेफ्ट एट्रियम। और इस बीच में क्या होगी, पार्टीशन। तो वो जो पार्टीशन आपकी थी कहां, जब आप राइट एट्रियम में बैठे थे तो पार्टीशन थी आपकी लेफ्ट पे, जब आप लेफ्ट एट्रियम में बैठे थे तो पार्टीशन थी आपकी राइट पे। लेकिन जब ये इस तरीके से थी, जब ये टर्न हो गया ऐसे, तो वो पार्टीशन अब इस वक्त कहां होगी, बीच में। तो पहले ही ये पार्टीशन तभी तो बीच में ही है। ऐसे जब मैंने किया, और मैं अगर राइट एट्रियम में बैठा हुआ हूं, तो वो पार्टीशन अब कहां होगी, उसकी पोस्टीरियर वॉल होगी उसकी पार्टीशन। क्योंकि भाई देखो ना, आप खुद सोचो, ये मैंने हाथ को दो हिस्सों में तकसीम किया है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है। तो पार्टीशन कहाँ है, ये इसकी पार्टीशन ये लेफ्ट पर है, इसकी पार्टीशन यहाँ पर राइट पर है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे टर्न करूंगा, तो मैं राइट एट्रियम में बैठा हुआ हूं, तो पार्टीशन जिसको हम कहते हैं इंटरएट्रियल सेप्टम, दैट विल फॉर्म द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द राइट एट्रियम, और इट इज फॉर्मिंग द इंटीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। माने यहां से मैं पिन प्रिक करूं तो लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगी, और लेफ्ट एट्रियम में यहां से करूं तो राइट एट्रियम में आ जाएगी। तो पोस्टीरियर वॉल इज एक्चुअली योर इंटरएट्रियल सेप्टम। और अगर पोस्टीरियर वॉल इंटरएट्रियल सेप्टम है, तो आप यहां से देखें, माने अगर इंटरएट्रियल सेप्टम देखना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, ये इंटीरियर वॉल को खोलो, इसको ऐसे दरवाजे की तरह ऐसे खोलोगे, तो जो पीछे से नजर आएगा वो इंटरएट्रियल सेप्टम होगा। समझ गए? इसको हम दरवाजे को हम खोलते हैं ऐसे, ये देखिए दरवाजा खोला है, कैसे खोला आपने, ऐसे करके खोल दिया, वो जो ऐसे करके खोल दिया, और मैं नॉट कर रहा हूं यहाँ पर, तो ये क्या है, ये इंटरएट्रियल सेप्टम। और यहाँ से अगर इंटरएट्रियल सेप्टम से मैं ऐसे सुराख करके पिन दाखिल करूं, तो मेरी पिन की टिप किधर आएगी, राइट के लेफ्ट, राइट से तो दाखिल। अंडरस्टैंड? तो ये जो इस वक्त सेप्टम नजर आ रहा है आपको, ये इंटरएट्रियल सेप्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है।
और ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये राइट एट्रियम है, खोला है आपने इसको, और ये खोला है तो उसमें दो बड़ी ओपनिंग्स तो नजर आ ही रही होंगी आपको। ये देखिए यहाँ से ओपनिंग नजर आ रही है, ये इंफीरियर वेना केवा ओपन हो रहा है इसके अंदर, और ऊपर से जो यहाँ से ओपनिंग आएगी इसमें सुपीरियर वेना केवा ओपन हो रहा है। अब सारी दुनिया का गंदा ब्लड लोगे कि हार्ट अपना भी गंदगी यहाँ ही डालेगा, खुद भी तो है ना मस्कुलेचर, इतना बड़ा मोटा मायोकार्डियम उसका, तो अपनी अपनी ब्लड भी तो डालेगा ना जाहिर उसके अंदर, और उसमें जहां वो ब्लड डालेगा तो उसका सबसे बड़ा जो वीनस चैनल होता है उसको हम कहते हैं कोरोनरी साइनस। वो भी कहाँ डालेगा भाई, यही है हमारी डस्टबिन, यही है, हम सब कुछ इधर ही डालते हैं गंदा ब्लड जितना भी। तो वो कोरोनरी साइनस देखें यहाँ से, ये कोरोनरी साइनस का ये ओपनिंग है जो यहाँ पे खुला है, कहाँ है, इंफीरियर वेना केवा के बिल्कुल साथ। और इन दोनों को वेल्व्स होते हैं, ये रुडिमेंट्री वेल्व्स होते हैं, ये कभी भी बैक फ्लो नहीं रोकते, ये ऐसे दिखावे के वेल्व्स। तो ये है द वेल्व ऑफ इंफीरियर वेना केवा, दिस इज द वेल्व ऑफ कोरोनरी साइनस। तो ये जो यहाँ पर दो हैं, ये ब्लड यहाँ से आ गया हार्ट का भी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी का भी, और ऊपर से सुपीरियर साइड से अपर पार्ट ऑफ द बॉडी का। इसको आगे चलाएंगे इंशाल्लाह।